अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, एनसीईआरटी की पुस्तकों में इतिहास में संशोधन किया गया है, इतिहास में बदलाव किया गया है। ये बदलाव हमारे देश समाज के लिए कितना ज़रूरी है और क्या बदला हुआ इतिहास हमारे अतीत को में जो दाग हैं उसे साफ कर पाएगा, और जो कुछ भी माहौल रहा है क्या इतिहास बदलने से सच बदलेंगे, वास्तविकताएं बदलेंगी या नहीं बदलेंगी। क्या ये एक राजनीतिक मुद्दा है या फिर हमें पहले गलत इतिहास पढ़ाया जा रहा था या अब गलत इतिहास पढ़ाने की कोशिश। आज चर्चा इसी विषय की। बहन भाइयों, एनसीईआरटी की कक्षा 8 की पुस्तक आ गई है। इसमें बड़े इतिहास में बड़े संशोधन किए गए। एनसीईआरटी की किताबें भारत में इतिहास किसी भी विषय में एक मानक मानी जाती हैं। इस देश में जितने भी एग्जामिनेशंस होते हैं उसमें अगर फैक्ट के हवाले से कोई चीज़ चेक करनी होती है, बोलनी होती है, कहनी होती है, तो इस देश में एनसीईआरटी की किताबों का हवाला दिया जाता है। हम लोग भी कुछ ऐतिहासिक तथ्यों को अगर आपके समक्ष कभी भी प्रस्तुत करते हैं तो उसमें कोशिश ये रहती है कि हम एनसीईआरटी की किसी पुस्तक का हवाला दें ताकि एक फैक्ट माना जाता है। इस देश में इतिहास को लेकर बड़े विवाद रहे और सिर्फ भारत ही नहीं, दुनिया के हर मुल्क, हर कॉन्टिनेंट का, हर इलाके का इतिहास में विवाद रहे। ऐसी मान्यता है कि इतिहास तलवार के जोर पे लिखाया जाता है, इतिहास को राजाओं ने लिखा है। और बहनों भाइयों, मेरा तो इससे भी आगे का एक मत है, इतिहास तो सिर्फ राजाओं का रहा है। उस दौर में पले बढ़े जन्मे लोगों का कोई इतिहास नहीं है। इस देश में, दुनिया के किसी भी मुल्क में आम आदमी का कोई इतिहास नहीं होता जो हम और आप हैं। इतिहास तो राजाओं का होता है। उसी तरह औरंगजेब और अकबर का भी एक इतिहास है। हम एनसीईआरटी की पुस्तकों में औरंगजेब और अकबर के बारे में बहुत कुछ पढ़ते हुए, बढ़ते हुए, शिक्षा के क्षेत्र में अपने इतिहास को जानते हुए बढ़े। हर किसी ने भी मध्यकालीन इतिहास, जिसने भी यूपी बोर्ड पढ़ा होगा, एनसीईआरटी पढ़ा होगा, सब ने मध्यकालीन इतिहास में मुग़ल परिवार के, मुग़ल ख़ानदान, मुग़ल हुकूमत के बारे में ज़रूर पढ़ा होगा। उसमें 2 ऐसे शासक रहे हैं जिनको लेकर तमाम तरह के विवाद और बातें रही हैं, लेकिन अकबर को लेकर जितने भी इतिहास में तथ्य रहे हैं उनमें विवाद कम था और उसको एक बेहतर शासक के तौर पर बताया गया, इसलिए अकबर द ग्रेट कहा गया। औरंगजेब को क्रूरता के मामले में उस पर 2 मत हुआ करते थे। एनसीईआरटी की पुस्तकों में पहले कभी इस बात का जिक्र नहीं था कि वो कितना मजहबी था, कितना कट्टर था, या कितना क्रूर था, या उसने कितने मंदिर तोड़े। ये सब बातों में तथ्यों के आधार पर लोग कहते थे। सबकी अपनी अपनी जो मेमोरी थी, सबकी अपनी जो जानकारी थी, उस हिसाब से लोग अपने तथ्य प्रस्तुत करते थे। लेकिन एनसीईआरटी ने कभी औरंगजेब को या अकबर को लेकर कोई ऐसी बात नहीं कही जिसको लेकर कोई ऐसे विवाद खड़े हुए हों। लेकिन अब एनसीईआरटी की पुस्तक में एक बदलाव लाया गया और ये बदलाव में ये कहा गया कि औरंगजेब एक क्रूर, निर्दयी शासक था जो तलवार के जोर पर हुकूमत करता था। उसने कितने मंदिर गिरवाए, मस्जिदें तामीर करवाईं, बहुत जुल्म ढाए, खून खराबा किया, और सिर्फ हिंदुओं के साथ नहीं, सिखों के साथ भी किया। सभी मजहबों के साथ उसने वही व्यवहार किया। एनसीईआरटी की पुस्तक में अभी अंकित है। अकबर के बारे में कहा गया जितना वो क्रूर था उतना सहिष्णु भी था। 2 बातें रखी गई, उसमें लिखा गया। इसके पहले अकबर को क्रूर किसी भी पुस्तक में नहीं कहा गया था। कोई एविडेंस ऐसे किसी भी इतिहासकार ने नहीं दिए थे जिसमें अकबर को लेकर कोई बात कही गई हो। लेकिन कई तथ्यों के साथ एनसीईआरटी की पुस्तक में इस बात का उल्लेख किया गया कि अकबर जितना सहिष्णु था उतना ही क्रूर था। बहनों भाइयों, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के दौर पे हमें इतिहास की ओर क्यों और कौन धकेल रहा है? जब हमें विज्ञान की बात करनी चाहिए, जब दुनिया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से भी आगे एजेंट एआई की ओर बढ़ चुकी है, जब दुनिया में एआई की क्रांति आई हुई हो, उस वक्त हिस्ट्री की बातें मुग़ल कालीन एरा की तरफ हमें क्यों और कौन लोग धकेल रहे हैं? वो चाहते क्या हैं? वैसे मेरा एक और मत है। मेरा मत यह है कि जो कौमें अपना इतिहास नहीं जानती हैं उनका वर्तमान और भविष्य दोनों खराब होता है। अपना इतिहास जानिए आप, लेकिन इतिहास के फेर में फंसिए मत। इतिहास हमेशा सबक होता है। उस सबक से हम अपना वर्तमान भी ठीक करते हैं और अपना आने वाला भविष्य भी
अपनी आने वाली पीढ़ियां भी। लेकिन ये इतिहास को बदलने का जो रिवाज है, अगर पहले बदला गया वो भी उतना ही गलत था जितना आज बदलने पर चर्चा हो रही है। तो दो तरह के बातें सामने आई हैं। तो जिन लोगों ने पहले वाली पढ़ाई पढ़ी है एनसीईआरटी की पुस्तक, वो जवाब कुछ और देंगे, और जो अब पढ़ेंगे वो जवाब कुछ और देंगे। तो क्या सरकारें बदलने के साथ साथ हमें अपनी शिक्षा पद्धति पुस्तकों में बदलाव करने चाहिए? और इसका बदलाव सिर्फ सरकार बदलने तक नहीं होता, इसका इम्पैक्ट पूरी पीढ़ी पर होता है। मैं ये नहीं कहता कि अकबर कोई बहुत अच्छे शासक थे या औरंगजेब कोई भला आदमी था। ये इतिहासकारों का काम है कि उन्होंने जो हमारे समक्ष तथ्य प्रस्तुत किए हम वो पढ़कर बड़े हुए हैं। लेकिन इतिहास सच जानना चाहिए, लेकिन उस सच जानने के लिए समाज को विघटन की राह पर नहीं जानना चाहिए। इस देश में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की शिक्षा जरूरी है। इतिहास तो हम जानते ही रहेंगे। मैं चाहता हूं कि आप ये खबर देखें, फिर हम इस डिबेट को आगे बढ़ाएंगे। औरंगजेब और अकबर कुछ लोगों के आका कैसे बन गए? क्या हिंदुस्तान का सही इतिहास हिंदुस्तानियों से छिपाया गया? सरकारी किताबों में दरबारी इतिहासकारों ने क्रूर अकबर को महान कैसे बता डाला, जिसने मात्र 13 साल की उम्र में घायल हेमचंद्र विक्रमादित्य का सिर धड़ से अलग कर नुमाइश के तौर पर काबुल भिजवा दिया, जिसने 30,000 लोगों का नरसंहार किया, जिसने महिलाओं को गुलाम बनाने का आदेश दिया। क्या वो महान सिर्फ इसलिए बन गया क्योंकि बाकी धर्मों के प्रति दिखावे के लिए उसने उदार रवैया अपनाया? औरंगजेब तो इतना क्रूर था कि काशी से मथुरा तक के मंदिर आज भी उसकी क्रूरता की गवाही दे रहे हैं। पर क्या आपके बच्चों को ये इतिहास पढ़ाया गया? छावा फिल्म आने से पहले तो आधा हिंदुस्तान ये भी नहीं जानता था कि शिवाजी महाराज के बेटे संभाजी महाराज के साथ औरंगजेब ने कितनी क्रूरता की थी। क्या ये किसी चैप्टर में लिखा मिला? अगर लिखा भी है तो किताब के किसी कोने में हेमू, महाराणा प्रताप, गुरु गोविंद सिंह और बंदा बहादुर की वीरता को समेट दिया गया था, जबकि बड़े बड़े अक्षरों में अकबर, जहांगीर, हुमायूं और औरंगजेब की छद्म वीरता का बखान किया गया। अब इन्हीं पन्नों को एनसीईआरटी बदल रहा है तो कुछ लोगों को पीड़ा होने लगी है। लेकिन विरोध से भी ज्यादा बड़ी बात यह है कि अगर जो इतिहास पढ़ाया जा रहा था वो गलत था, तो फिर ये जो बदलाव हुआ है वो सही है, इसकी क्या गारंटी है? क्या इतिहास के पन्ने भी सत्ता में आने वाली पार्टियों की तरह बदलते रहेंगे? यह है एनसीईआरटी की 8वीं क्लास की नई किताब एक्सप्लोरिंग सोसाइटी इंडिया एंड बियॉन्ड। इसके पेज नंबर 20 में अ नोट ऑन डार्क हिस्ट्री पीरियड जोड़ा गया है, जिस पर हंगामा मचा है। किताब में अकबर के शासन को क्रूरता और सहिष्णुता का मिश्रण बताया गया, जबकि औरंगजेब को क्रूर और अमानवीय शासक लिखा गया है। अकबर के हवाले से किताब में यह भी दावा किया गया कि उसने कहा, काफिरों के कई किलों और कस्बों पर हमने कब्जा कर लिया है, वहां इस्लाम की स्थापना की है, वहां के मंदिरों को नष्ट कर दिया है, जिसके बारे में सुनकर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के संस्थापक सदस्य प्रोफेसर मोहम्मद सुलेमान कहते हैं, ये इतिहास के साथ छेड़छाड़ है, ये अंधभक्तों को गुमराह कर सकते हैं, लेकिन सच्चाई ही लोग पसंद करेंगे। जबकि एनसीईआरटी का दावा है, हमने आलोचनात्मक नजरिए को सामने रखा है, इससे आधुनिक भारत के बनने की समझ युवाओं में विकसित होगी। लेकिन इतिहासकारों की इस लड़ाई में कई सियासतदान भी घुस आए हैं और ऐसा लगता है महाराष्ट्र चुनाव के वक्त जैसे औरंगजेब की कब्र का मुद्दा छाया रहा, वैसे ही दिल्ली और यूपी के रास्ते बिहार चुनाव में अब अकबर और औरंगजेब की एंट्री होने वाली है। पर राजनीतिक चश्मे को हटाकर देखें तो दुनिया भर के देश अपने सही इतिहास को खंगालने में जुटे हैं। फिर भारत कर रहा है तो पीड़ा की बात क्यों? पीएम मोदी तो साफ कहते हैं, आजादी के बाद भी हमें गुलामी का इतिहास पढ़ाया गया। गृह मंत्री शाह सही इतिहास लिखने की अपील इतिहासकारों से करते हैं और अब एनसीईआरटी से सही कर रहा है, तो फिर कुछ लोग झंडा उठाए क्यों खड़े हैं? आज द डिबेट में सबसे बड़ा सवाल है, महाराणा प्रताप और शिवाजी के देश में अकबर और औरंगजेब जैसे आक्रांता महान क्यों? युवा पीढ़ी पढ़ेगी सही इतिहास, खुल रही आक्रांताओं की पोल, तो कुछ लोगों को तकलीफ क्यों? भारतीय वीरों की बजाय विदेशियों का बखान, इतिहासकारों की मजबूरी या तुष्टीकरण की सियासत?
तो बहनों भाइयों, आज की इस परिचर्चा को आगे बढ़ाएंगे। डॉक्टर कौशल कांत मिश्रा भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, हमारे साथ कार्यक्रम में मौजूद हैं। एमआईएम के राष्ट्रीय प्रवक्ता आसिम वकार, मनोज काका समाजवादी पार्टी से हैं, प्रखर सिंह उत्तर प्रदेश में कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता, एसएम अशरफ जाने माने स्कॉलर, प्रोफेसर योगेश्वर तिवारी फॉर्मर एचओडी इतिहास विभाग के इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के प्रयागराज से हमारे साथ सम्मिलित हो रहे हैं। हम कोशिश करेंगे इरफान हबीब साहब को अगर कनेक्ट हो पाए तो, और वीरेंद्र सिंह जी हमारे स्टेट हेड, आप सभी का स्वागत और धन्यवाद। डॉक्टर कौशल कांत मिश्रा जी, कार्यक्रम की शुरुआत आपसे। तो क्या जब सरकारें बदलेंगी तो इतिहास भी बदलेगा? ब्रजेश जी, आपने अपने ही प्रोमो में खुद कहा कि इतिहास कभी नहीं बदलता। बात यह है कि दिखाया क्या गया है। अगर इतिहास जब बदलता नहीं तो उस न बदलने वाले इतिहास को पूरी तरह से दिखाने में नुकसान क्या है? कोई क्यों देश के इतिहास के आक्रांताओं से अपने आप को जोड़ने की कोशिश कर रहा है? आक्रांता को आक्रांता कहने में किसी को कोई गुरेज नहीं होना चाहिए। जिसने दुराचार किया है, जिसने नरसंहार किया है, जिसने कन्वर्जन किए हैं, जिसने बलात्कार किए हैं, जिसने हरम चलाए हैं, जिसकी वजह से देश में जौहर हुआ है, वो सब जानने में नुकसान क्या है? जब उसको छुपाया जाता है, क्यों ये नहीं बताया गया, ये भी एक सवाल तो हो सकता है। इतिहास तो वही है ना, इतिहास वही है। पहले कुछ परतें दिखाई गई थी, कुछ परतें छुपाई गई थी। अगर अब उन सारी परतों को दिखा दिया जाता है तो मुझे नहीं लगता कि इसमें किसी को कुछ गुरेज होना चाहिए। क्यों ऐसा दिखाया जाता है कि जैसे कि अगर हम देखते हैं 11वीं शताब्दी से शुरू करके लेकर के अंग्रेजों के आने तक केवल एक ही डायनेस्टी मुगल इतिहास, क्या उस समय देश में कंटेम्प्रेरी तौर पे साउथ में राजा नहीं थे क्या नॉर्थ ईस्ट में राजा नहीं थे क्या उड़ीसा में राजा नहीं थे क्या वेस्ट बंगाल में नहीं थे? क्या उन चीजों को कम दिखाया गया है? और एक स्पेशल तौर पे कुछ ऐसा लगता है, अगर कुछ लोगों को लगता है कि कुछ लोगों के साथ स्पेशल ट्रीटमेंट हुआ है, तो पूरे इतिहास को दिखाने में मुझे नहीं लगता कोई हर्ज है। अकबर ने जो नुकसान किया था वो भी बताना चाहिए, जो उसने अच्छे काम किए थे वो भी बताना चाहिए। मेरे कुछ सवाल हैं। बाबर ने राम मंदिर तोड़ा था, ये भी बताना चाहिए। जी बताइए। आप लोगों को जो राइट विंग के हैं या दक्षिणपंथी विचारधारा जिनको आप रिप्रेजेंट करते हैं, आप लोग मुगलों से बड़ा फैसिनेट रहते हैं और आप खुद भी इतिहास के जानकार व्यक्ति हैं। मुगलों के बाद 200 साल तक इस देश में अंग्रेजों का, फ्रेंच का, पुर्तगालियों का शासन रहा है। उनके अत्याचार आपको याद हैं? कितना भयानक अत्याचार हमारे आपके बाप दादाओं के साथ किया उन्होंने, कितना बड़ा भेदभाव किया, इस देश को लूट ले गए। इतिहास सिर्फ मुगलों के लिए आप बदलना चाहते हैं या अंग्रेज, पुर्तगाली, फ्रेंच, इन्होंने जो अत्याचार हमारे आपके बाप दादाओं पे किया, उन वाला भी इतिहास सार्वजनिक होना चाहिए? बिल्कुल ब्रजेश जी, बिल्कुल सही बात है। पहले तो आपने कहा कि आप राइट विंगर लेफ्ट विंगर। सर, ये आपके चश्मे का दोष है। मैं तो सच्चे वाला हूं, जो फैक्ट है मैं उसकी बात कर रहा हूं। आप अगर चश्मा राइट विंग का लगाते हैं तो मुझे राइट विंग देखेंगे, आप चश्मा लेफ्ट विंग का लगाते हैं तो मुझे लेफ्ट विंग का, पर मैं वही हूं। नहीं, आप क्या आपके चश्मे का दोष विचारधारा को रिप्रेजेंट नहीं करते आप? नहीं, मैं जो सही विचारधारा है, जो फैक्ट है, मैं उसको रिप्रेजेंट करता हूं। अच्छा, मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि एक मिनट का मुझे समय दें। डॉक्टर साहब, मेरे साथ इस देश के बहुत ही जाने माने, बहुत ही जवाब देता हूं, विख्यात और प्रख्यात इतिहासकार इरफान हबीब साहब हमारे साथ एक्सक्लूसिवली जुड़े हैं और हम उनसे अलग से बात करेंगे इस बारे में। इस देश के बहुत ही नोबेल शख्सियत हैं, इतिहास के मामलों पे बहुत बड़ी अथॉरिटी हैं। इरफान हबीब साहब, मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूं कि आपने हमें समय दिया। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि एनसीईआरटी की पुस्तकों में इस बार कुछ बदलाव किए गए हैं, ख़ास तौर पर मुग़ल एरा के दौरान के, जिसमें औरंगजेब और अकबर को लेकर तमाम टिप्पणियां की गई हैं। आप क्या ओपिनियन रखते हैं कि जो इतिहास हम पढ़ रहे थे वो सही था, या अब जो इतिहास में बदलाव करके पुस्तक लाई गई है वो सही है? अब देखिए, मैं ये तो नहीं कह सकता जो अखबार में पढ़ा है वही है। जो नई पुस्तकें आई हैं वो नहीं पढ़ी हैं, पिछली पुस्तकें तो पढ़ी थी, उन पर कमेंट भी किया था। तो बात तो यह है कि सिर्फ धर्म को लेकर इन भारत का इतिहास नहीं लिखा जा सकता। एक तो ये बात है कि ये पूरा कोई हिंदू मुस्लिम इश्यू हो जो कि
जैसे आप मिडिएवल इंडिया में देखें, जो अखबारों से मालूम होता है कि अब हमारी टेक्स्ट बुक्स में किया गया है। तो इतिहास को ये देखना चाहिए कि असल में क्या हुआ, और दुनिया भर में तो अशोक और अकबर की तारीफ होती है। अब मालूम होता है कि दोनों गलत आदमी थे, जो हमें अब बताया जा रहा। तो फिर हिंदुस्तान में गांधी जी की भी काफी बुराई हो रही है, जवाहरलाल नेहरू की भी हो रही है। तो इसलिए अकबर और अशोक दोनों अच्छी कंपनी में हैं, दोनों की बुराई हो रही है, तो हमारे जो नेशनल लीडर्स थे उनकी भी बुराई हो रही है। तो और मुझे कोई उम्मीद नहीं थी, हमारे जो इस वक्त सरकारी हिस्ट्री राइटर्स हैं उनसे, वो अपना काम करें, अपना जो कुछ उन्हें फैलाना है, जो हिंदुस्तान के साइंटिफिक मौर्रिख हैं, इतिहासकार हैं, उनको अपनी बात कहना चाहिए। हम कोशिश कर रहे हैं कि हमारी बात पहुंचे। ये जो इतिहास है सर, उसमें कहा गया है कि अकबर क्रूरता और सहिष्णुता का मिश्रण था, अत्याचार और क्रूरता भी अकबर ने की। ये फैक्ट सर पहली बार छात्रों के या हम जैसे स्टूडेंट के समझ अगर ये आया है। फैक्ट हो तभी तो इस पर तारीफ की जाए कि ये लाया गया था। जब एक चीज जाहिर है कि जो भी बादशाह होता है वो लोगों को सजा भी देता है और इनाम भी देता है। तो ऐसा क्लेम किया जा रहा है कि एक युद्ध के दौरान अकबर ने, भारत में वही सरकार राइट्स भी कराती है, वही उसे सप्रेस करती है। सर ऐसा उल्लेख किया जा रहा है कि 30,000 लोगों को एक जीत के बाद अकबर ने मरवा दिया था। वो चित्तौड़ का केस है। अब 30,000 थे या नहीं थे ये तो ये लोग जाने। बहरहाल जो लड़ाई होती है उसमें लोग मारे जाते हैं। सर मैं एक स्टूडेंट हूं, मैं जानना चाहता हूं कि मैं पहले वाला इतिहास पढ़ूं या ये पढ़ूं। मैं तो बड़ा कंफ्यूज हूं कि, और छात्र भी परेशान है कि सरकार बदलेगी तो इतिहास बदलेगा। सर क्या पढ़ा जाए और क्या ना पढ़ा जाए, फिर सही बात कहाँ पढ़ी जाए? आप पढ़िए, ताराचंद की हिस्ट्री पढ़िए, वो अंग्रेजों के जमाने में लिखी गई है। उसमें ना कांग्रेस की हुकूमत थी ना भारतीय जनता पार्टी की। ताराचंद की पढ़िए, द पीपल्स हिस्ट्री ऑफ इंडिया, हिस्ट्री ऑफ द इंडियन पीपल, कौन मना कर रहा है? जवाहरलाल नेहरू की पढ़िए। तो एक विषय और है जो लोगों को बड़ा फैसिनेट करता है, मुगल एरा। हमारे देश में इसकी बड़ी चर्चा होती है। अभी मैं किसी से जिक्र कर रहा था डिबेट के दौरान ही कि उसके बाद 200 सालों तक इस देश में अंग्रेजों ने, फ्रेंच ने, पुर्तगालियों ने शासन किया, और हमारे आपके बाप दादाओं के साथ जो क्रूरता की है शायद हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। लेकिन सर इस देश में उनकी बात नहीं होती है। मुगलों से बड़ी खास फैसिनेशन, क्या आप भी ऐसे महसूस करते हो सर? नहीं, देखिए ऐसा है कि अगर आप भारत का इतिहास पढ़ें तो दो फिगर्स का बहुत जिक्र होता है, अशोक और अकबर। आजकल अशोक पर भी हमले हो रहे हैं और अकबर पे तो बहुत ज्यादा। तो मेरे ख्याल में हिंदुस्तान में फिर इतिहास में कोई रह ही नहीं जाएगा, सब पागल लोग रह जाएंगे। तो ये तो हमें देखना है कि जो हमारी हिस्ट्री है उसको हम ठीक से लिखें और उसको धर्म को बीच में न लाएं कि अकबर क्योंकि मुसलमान था इसलिए उसकी तारीफ नहीं हो सकती और अशोक बुद्धिस्ट था तो उसकी कैसे तारीफ की जाए। ये सब तो बेकार बातें हैं। जो ये तो सभी को मालूम है कि भारत के इतिहास में अगर दो लोगों का नाम किसी को दुनिया भर में नवाजा जाता है तो वो अशोक और अकबर हैं और गांधी जी हैं। तो तीनों आजकल, तीनों क्या कहा जाए, तीनों पर सर एक विचारधारा है जो कहती है कि शिवाजी महाराज, महाराणा प्रताप, राजा हेमू, इनकी प्रशंसा क्यों नहीं की गई हिस्ट्री में? नहीं, वो भारत के रूलर्स नहीं थे इसलिए। अगर भारत पे कभी वो हुकूमत करते और मनसबदारी और जागीरदारी सिस्टम बनाते और पूरे भारत को सेंट्रलाइज करते तो उनका भी जिक्र होता, क्यों नहीं होता?
मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य का नहीं जिक्र होता है, अशोक का जिक्र नहीं होता है? क्या बात कर रहे हैं? सबका जिक्र होता है। तो इलाकाई क्षत्रपों को इतिहास में उत्तर भारत थी, उसका जिक्र होता है। तो ये क्या कहने की बात है कि जिक्र नहीं होता उनका? उनका खूब जिक्र होता है। इलाकाई क्षत्रपों को इतिहास में क्या उनकी वीरता, शूरता को, पराक्रम को इग्नोर किया गया? नहीं, बिल्कुल नहीं किया गया। गलत बात कहते हैं। राजस्थान की हिस्ट्री बताइए, टॉड ने एनल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान लिखी। उसके बाद नागरी में है, लेकिन वो उर्दू जबान में लिखी गई। भारत उसका इतिहास रायपुर से छपी, वीर विनोद। तो कैसे कहते हैं कि इतिहास में जिक्र नहीं होता? तो गलत कहते हैं, पढ़ते नहीं है, इसलिए उन्हें मालूम नहीं। तो लोग इतिहास कहाँ से पढ़ रहे हैं सर? व्हाट्सएप से पढ़ रहे हैं या कहीं और? नहीं तो भाई पढ़ना नहीं तो पढ़ने तो चाहिए। कौन उन्हें मना करता है? जादूनाथ सरकार को पढ़े, 7 वॉल्यूम्स औरंगजेब पढ़े, कौन मना कर रहा है उनको? सब अवेलेबल है जी। तो आप पढ़े नहीं और फिर कहें कि साहब वो कोई लिखा नहीं गया। क्यों नहीं लिखा गया? अशोक पर इतना लिखा गया है, अकबर पर इतना लिखा गया है, अब तक किताबें छप रही हैं। कौन कहता है कि उसमें मटेरियल नहीं? इतिहास पर धर्म और सांप्रदायिकता का भी कोई इम्पैक्ट आपको दिखता है? नहीं, आजकल जैसे हम इतिहास देख रहे हैं उसमें सांप्रदायिकता का जरूर असर है। अकबर की तारीफ नहीं हो सकती, अशोक की तारीफ नहीं हो सकती, ये तो है ही। और अब कुछ दिन में गांधी जी और जवाहरलाल नेहरू की भी तारीफ नहीं होगी, ये भी होगा। तो ये तो सब काम चल रहा है। आपका सर मत क्या? आपने तो पूरा जीवन इतिहास के लिए दे दिया। इतिहास सबक के लिए होता है, हमारे लिए आगे फैसले सही से इसलिए होता है? इतिहास होता किस लिए? नहीं, इतिहास तो यह है कि जो भी है वो सही होना चाहिए, करेक्ट और कॉम्प्रिहेंसिव होना चाहिए। उसमें हर चीज होना चाहिए, मामूली आदमी का जीवन भी होना चाहिए, हर चीज होना चाहिए जी। सिर्फ राजाओं की और रिलीजियस लीडर्स का जिक्र नहीं होना चाहिए। आप क्या मानते हैं सर कि एनसीईआरटी की पुस्तकों में बदलाव, सरकार आने के साथ बदलाव होंगे, इससे शिक्षा में भ्रम फैलेगा? वो तो या जो भी आपका इतिहास सही है? टेक्स्ट बुक लिख लें, एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक जो पहले थी वो बहुत अच्छे हिस्टोरियन ने लिखी थी। आप किसी से भी लिखवा लीजिए, गलत हिस्ट्री लिखवा लीजिए, तो कौन रोकेगा? आप लिखवा लीजिए जी। बाद में हंसेंगे लोग आप पर, लेकिन आप लिखवा लीजिए जो आप चाहते हैं। आप अकबर के बजाय किसी दूसरे बादशाह के राजा की तारीफ कर दीजिए। राणा प्रताप को कहिए कि वही सबसे बड़े थे और उन्होंने पूरे हिंदुस्तान पे हुकूमत की। तो कौन लोग है भाई? आप गवर्नमेंट में जो चाहो लिखवा लो, झूठ जितना चाहो बको जी। क्या कौन रोक सकता है? सर मैं आपका बहुत आभार प्रकट करता हूं, आपने आज शाम हमारे लिए समय निकाला और अपने मूल्यवान विचार हमारे समक्ष प्रस्तुत किए। मैं आपका बहुत आभार प्रकट करता हूं, बहुत ही धन्यवाद देता हूं आपका। सर बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। अब इसी कड़ी में हमारे साथ एक बहुत ही प्रख्यात इतिहासकार, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में मध्यकालीन इतिहास विभाग के पूर्व विभागाध्यक्ष और बहुत ही अजीम शख्सियत और हमारे प्रयागराज की बड़ी ही नोबेल पर्सनालिटी हैं, प्रोफेसर योगेश्वर तिवारी जी हमारे साथ इस कार्यक्रम का हिस्सा हैं। प्रोफेसर साहब बहुत शुक्रिया, बहुत दिनों के बाद आप दिख रहे हैं, काफ़ी हैंडसम लग रहे हैं। लेकिन सर ये बताइए, ये इतिहास में क्या चल रहा है? अब इतिहास तो देख तो रहे हैं क्या चल रहा है, देख तो रहे हैं इरफान क्या बोल रहे हैं। वो जो बोल रहा है वही करेक्ट इतिहास है। आप सोचिए कि वो कोट कर रहे हैं ताराचंद बहुत बड़े इतिहासकार थे, जबकि ताराचंद अपने जीवन में ही जब उन्होंने पुस्तक लिखी इम्पैक्ट ऑफ इस्लाम ऑन इंडियन कल्चर, और जब उन पर उस पर प्रहार हुआ, बताइए इंडियन कल्चर पर इस्लाम का इम्पैक्ट, तो उन्होंने अपनी बुक रिवाइज कर ली। अब आप जवाहरलाल को आप बता रहे हैं इतिहासकार है। मतलब मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि इरफान साहब मतलब कह रहे हैं कि आप राणा प्रताप को जो चाहे वो कह लीजिए। अब वो उस समय के बादशाह थे। अरे फतेहनामा चित्तौड़ नहीं है, फतेहनामा चित्तौड़ 1568 1569। इन्हीं के इतिहासकार क्या लिख रहे हैं कि अकबर ने इस तरह का कत्लेआम किया था कि 2.5 मन जनेऊ तोड़ दिया उसके बाद उसने। और एक जनेऊ जानते हैं कितने क्या वजन होता है उसका? 4 ग्राम।
अगर 4 ग्राम वजन होता है तो 2.5 किलो जने हो, कितना होगा? रनिवास पर सीधे हमला कि रनिवास की महिलाएं, आप देखिए जब जब हमला होता था रनिवास पर तो ये जौहर करती थी, आग में अपने आप को समर्पित कर देती थी। इनको यह ख्याल नहीं आता है कि औरंगजेब ने क्या कहा था कि उसके जीवन का उद्देश्य है कि जो भी गैर दीन का आदमी उसको मिले उसके सामने 2 विकल्प रखे, या तो वो ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ के उस दीन को स्वीकार कर ले, अन्यथा अपने सर के ऊपर जो गर्दन का बोझ है उसको हल्का करवा ले। दारुल उलूम स्थापित करना, दारुल उलूम के स्थान पर दारुल इस्लाम स्थापित करना औरंगजेब का उद्देश्य था। जी आप सोचिए, ये बात करते हैं बड़े परोपकार की, समाज के उद्धार की। शाहजहां ने अपनी बेटी जहांनारा को सूरत की टकसाल की, उस समय 4 करोड़ की जो रेवेन्यू थी वो पान खाने के अलाउंस में दे दी थी। एक बात और इरफान साहब ने कही, आपने उनकी बात सुनी होगी कि इतिहास उनका है जिन्होंने भारत पर रूल किया, रूलर्स का इतिहास है। अब एनसीईआरटी के इतिहासकारों कह रहे हैं कि वो इतिहासकार हैं, बाकी इतिहासकार नहीं है। एक गोलबंदी हो रही है, देख रहा हूं मैं। 47 के बाद, 1947 के बाद जब भारत आजाद हुआ तो गोलबंदी उस समय हुई। जी सर, मैं एक सवाल करना चाहता हूं सर आपसे, मांग कर लिया था। एक सवाल करना चाहता हूं। अगर पूरा कर लूं मैं इरफान जी को पूरा जवाब देना चाहता हूं कि कैसे एक नैरेटिव सेट किया गया और उस नैरेटिव को हम आज तक कैरी आउट करते चले आ रहे हैं। संस्कृत काल का इतिहासकार भूल जाते हैं, वो अशोक से अकबर की तुलना करना चाहते हैं। किस प्रकार का भ्रमजाल फैलाना चाहते हैं ये? ओके सर, एक सवाल है सर, डिबेट में थोड़ा लिमिटेड टाइम है सर, मैं एक सवाल करना चाहता हूं। अब जो एनसीईआरटी की पुस्तकों में बदलाव किया गया है, तो आप इस इतिहास को सही मानते हैं? ये बदलाव नहीं है, ये इतिहास है। ओके, आप बदलाव मत कहिए प्लीज। इसको इन लोगों ने ढकलू दिया था। वही तो मैं बताना चाहता हूं कि मौलाना अबुल कलाम आजाद ने पंडित जवाहरलाल से यह कह के कहा था शिक्षा मंत्रालय मुझे दीजिएगा, और जब उनको दे दिया तो इन्हीं इरफान हबीब के अब्बा हुजूर मोहम्मद हबीब को उन्होंने कार्यभार सौंप दिया इतिहास लेखन का, और उनके साथ जुड़ गए नूरुल हसन, सतीश चंद्रा, ये सब लोग। और ये कमाल जो झूठा उसने जो नैरेटिव सेट किया वही हम ढो रहे हैं। ओके, कि अकबर बहुत बड़ा मतलब सहिष्णु था, उदार था। अकबर के जीवन का उद्देश्य इमाम आदिल बनना था, ये नहीं बताएंगे। दीन इलाही को धर्म बताएंगे। थैंक यू सर। मैं निवेदन करूंगा सर, डिबेट को थोड़ा आगे बढ़ाना। हमारे साथ और भी कुछ बड़े अजीम शख्सियत राजनीतिक दलों से भी मौजूद हैं। मैं आसिम वकार को आमंत्रित करना चाहता हूं। मैं चाहता हूं उसके बाद आप लोग अपना पक्ष रखेंगे तो बेहतर रहेगा। काउंटर करने का समय नहीं दे रहे हैं। जी सर, हबीब साहब है नहीं, वरना मैं काउंटर करने का टाइम पूरा देता। हबीब साहब सुन लेते तो अच्छा था ना। नहीं सर, आपको भी सुना, उन्हें भी सुना, क्योंकि हबीब साहब ने प्लीज वेट, पूरा इतिहास लिखिएगा आप सर प्लीज वेट, आप इतिहास अपने हिसाब से लिखेंगे। नहीं सर, आप बीच में ना बोले, पहला राउंड है सर, इतिहास नहीं, इतना अनुशासन रखें सर, इतना अनुशासन रखें। आसिम वकार मेरे साथ मौजूद हैं। वकार साहब MIM के प्रवक्ता हैं। वकार साहब, नई जो किताब आई है NCERT की, उसमें काफी बदलाव किया गया है। ये कहा गया है कि पहले वाला इतिहास गलत था, अब का इतिहास सही है। आप कौन सा वाला मानते हो सर? नहीं सर, NCERT की किताब के पहले 2023 में एक किताब और आई थी भारत सरकार की, द मदर ऑफ डेमोक्रेसी, 52 पन्ने की। 2023 में G20 हुआ था भारत में, उसमें भारत सरकार ने किताब लिखी थी बांटने के लिए। उस किताब के 38वें नंबर पन्ने पर 38 नंबर पेज पर मुगलों की तारीफ की गई थी, उनके शासन की तारीफ की गई थी, अकबर के शासनकाल को महान बताया गया था। पहले तो ये बताइए कि NCERT की ये किताब सही है या 52 पन्ने की वो किताब सही है? कहाँ? दूसरी बात, क्या बोल रहे हैं? सवाल ये नहीं है सर, सवाल ये नहीं है। मिश्रा जी थोड़ा वेट कर ले, मैं समय दूंगा सर, उनको अपनी बात कह लेने दें। आप बोले वकार साहब। जी देखिए, बात पूरी हो जाने दीजिए। जिसने हत्या की वो क्रूर, तो जिसने 30,000 मारे वो क्रूर, और जिसने 1 लाख लोगों को मार दिया, मीनार बना दिया लाशों का, वो महान कैसे? बदलिए इतिहास।
और जिस वक्त अशोका ने कलिंगा में 1 लाख लोगों को कत्लेआम किया, उस वक्त तो मुसलमान नहीं थे। दूसरी बात, अभी मैं एक रिपोर्ट पढ़ रहा था, मैं नाम लेने के लिए मजबूर हूं सर, जनसत्ता, TV9, नवभारत, टाइम्स नाउ, ABP, BBC, आज तक, इन सब की एक रिपोर्ट अभी पढ़ रहा था 2023 की जी। ऑस्ट्रेलियन शोधकर्ताओं ने ब्रिटिशर्स के जो पहले कागजात थे उनके शोध किए, तो उन्होंने अपने शोध में यह पाया कि 1880 से और 1947 के बीच में 10 करोड़ लोग मारे गए, 10 करोड़। और उन्होंने लिखा अपनी शोध में, मैंने आपके सामने नाम लिया इन उसका जी। मीडिया हाउसेस का, कि 45 ट्रिलियन से ज्यादा, 45 ट्रिलियन डॉलर से ज्यादा की संपत्ति ब्रिटिशर्स लूट ले गए। तो क्या इतिहास में लिखिएगा उनको आप लोग क्रूर और डकैत और लुटेरा? तीसरी बात, अगर मुगल, अकबर, औरंगजेब क्रूर थे तो उनके कारिंदे, उनके नौकर, उनके लिए काम करने वाले, उनके लिए तलवार उठाकर हत्याएं करने वाले, क्या उनको आप गद्दार लिखेंगे? आप किसकी बात कर रहे हैं? अगर अकबर को आप क्रूर लिखेंगे, किसकी बात आप कर रहे हैं? कौन ये हजारों कत्ल किया है? तो आप ये इतिहास में लिखेंगे कि जो लोग, कौन, किसकी बात सर है? सुन लिए, बात सुन लीजिए सर, काटिए नहीं प्लीज। जो लोग अकबर के लिए और मुगलों के लिए काम कर रहे थे, हत्याएं कर रहे थे, क्या आप ये उसमें लिखेंगे कि बीजेपी ने उनके वंशजों को डिप्टी CM बनाया? किसकी बात कर रही है? क्या लिखेंगे आप उस इतिहास? किसकी बात कर रहे हो आप? ये सवाल है सर। मान सिंह के वंशजों की, जय सिंह के वंशजों की, अच्छा, ये बीजेपी सब में है वो लोग? क्रूर बादशाहों के नौकर थे, कारिंदे थे। सर दिया कुमारी को डिप्टी CM बना दिया, उससे पहले सांसद बना दिया। ये वही हैं जिनके पूर्वजों ने, मान सिंह ने महाराणा प्रताप पे तलवार उठाई, उनको जंग में जाके हराने की कोशिश की, उनको मैदान छोड़ना पड़ा। ये वही जय सिंह के वंशज हैं, दिया कुमारी, जिन्होंने शिवाजी महाराज को धोखे से लाके औरंगजेब के यहां गिरफ्तार करा दिया। क्या इतिहास में लिखेंगे आप ये बात कि भारतीय जनता पार्टी ने? अभी एक साहब बोले थे इतिहासकार, शॉकिंग मोमेंट है। कहा कि इतिहासकार, कौन से इतिहासकार? अगर इतिहास लिखना है तो सच्चाई से लिखिए। थैंक यू सर। और हिम्मत होना चाहिए इनके इतिहास फैक्ट को बोलने के लिए वेरीफाई आपको। किया जाएगा। अभी मैं कौशल कांत जी से वेरीफाई कराऊंगा, पहले और ये राउंड जो कंप्लीट नहीं हो हुई है, जी। वो ईमानदार नहीं होता, और जो ईमानदार धन्यवाद नहीं होता, वकार वो साहब, इतिहासकार शुक्रिया। नहीं हो सकता। ऑल राइट, बोलिए मनोज किसी काका जी, कीमत पे ये नहीं इतिहास सही है कि वो वाला? देखिए, जो इतिहास की वकार बात साहब, है, थैंक यू सर। उनके सामने सलामी दे रहे हैं, वो अपने को इतिहासकार कहेंगे? थैंक यू सर, थैंक यू सर, सच्चा इतिहासकार कहेंगे? थैंक यू सर, थैंक यू सर। हिम्मत है तो बोलिए। थैंक यू सर, पार्टी के प्रवक्ता हो, बोलिए इतिहास के महाराणा नहीं। प्रताप थैंक यू सर। जिंदाबाद। ईश्वर जी पार्टी सुनिए, के प्रवक्ता हो, पार्टी के प्रवक्ता एक हो। मिनट बनाइए, रुक डिप्टी जाएं, मैं PM शांत कराता हूं, बनाइए। फिर आप बोलना शुरू करें। सर आप दोनों का और शुक्रिया, राजा कृपया शांत हो जाएं। मान सिंह के मनोज काका की बारी जेल है। में भेजिए। थैंक यू देश से बाहर वकार कीजिए। साहब, थैंक यू। उनके प्रॉपर्टीज को जब्त कीजिए। वकार साहब, देखिए कितने बड़े इतिहासकार हैं आप। थैंक यू सर, थैंक यू सर। सारी इतिहासकार आपका भी निकल अरे जाएगा। भाई, All right. PhD मनोज काका की आवाज जाएगी बस। 44 साल Thank you. पढ़ाया है, अभी इसे पढ़ा फिर रहा मनोज हूं। काका बोलेंगे। सर बोलो, आपको ये इतिहास पसंद है या नहीं? आपने इतिहास नहीं पढ़ाया है। आप पर एक शेर मुझे याद आती है, शेर से आप शुरू बोलें। करना चाहूंगा। वक्त के हिसाब से सर दोनों शांत हो जाए, कृपया शांत हो जाए। इन पर ऐसे दोनों लोग शांत हो जाए, कृपया शांत हो जाए। ऐसे लोग कोई वकार साहब, इतिहास, थैंक यू। ऐसे लोग कोई इतिहासकार नहीं होते हैं। इन पर एक शेर है कि सामने वाले को हल्का जानकर भारी हो आप, और आपकी मयार देखी है कितने मयारी हो आप, और उस तलक करते नहीं जिल्ले इलाही के खिलाफ, और आपको दरबार की आदत है दरबारी हो आप। तो ऐसे लोग इतिहासकार नहीं होते। इतिहास जब मुगल का काल कितने से कितने था? मुगल का काल इस देश में 1526 से 1857-58 तक था साहब। आप पूरा देख लीजिए। आपने तो मुझे अच्छा लगा, और हमारे नेता ने तो वीरेंद्र जी को लाया जाए भाई जी, आप और बोलो। हमारे continue। नेता ने हमेशा ये बात कही है, हमको समझाई है कि इतिहास में बहुत जाना नहीं चाहिए, इतिहास से सबक जरूर लेनी चाहिए। यह ठीक बात है कि आप अकबर की बात करते हैं तो अकबर का सेनापति कौन था उसकी बात आपको करनी चाहिए। अकबर के सेनापति थे मान सिंह जी। उनका वित्त विभाग कौन देखता था? टोडरमल देखते थे। उनका आत्मी खास व्यक्ति कौन था? बीरबल था। आप इन तीनों व्यक्तियों में कहीं कोई मुसलमान ढूंढ पा रहे हैं कि नहीं साहब? मैं आपसे जानना चाह रहा हूं, ढूंढ रहे हैं आप? औरंगजेब का सबसे खास और सेनापति जो उसके लिए तलवारें लेकर लड़ने वाला व्यक्ति था वो कौन था? जय सिंह था।
आपसे मैं जानना चाहूंगा कि क्या इनके पूर्वज इस देश में रहते हैं कि नहीं रहते हैं? जो इतिहास एनएपी के थ्रू, आप धर्म के आधार पर इतिहास को क्यों बांटना चाहते हैं? देखिए हम तो आप नहीं हिंदू चाहते, मुसलमान का नाम लेके क्यों बांटना चाहते हैं? मैं बिल्कुल नहीं चाहता हूं, और लेकिन इरफान हबीब साहब ने बड़ी अच्छी बात कही, बहुत अच्छी कहा उन्होंने उन्होंने। क्या कहा कि धर्म के आधार पर इतिहास की व्याख्या नहीं हो सकती। बड़ी अच्छी बात कही, आप मुझे उनकी वो देखिए- लाइन अच्छी लगी। देखिए जो आरोप आप हम पर लगा रहे हैं साहब, तिवारी जी, प्लीज वेट। सर, तिवारी जी, रुक जाएं, प्लीज। अप्रत्यक्ष रूप से यही ठीक आरोप और ये भारतीय जनता पार्टी पर है कि वो अरे धर्म तिवारी के- जी, रुक जाइए। वो धर्म जी। के हिसाब से इतिहास आज बनाना चाह रहे हैं। जॉर्ज ऑरवेल की एक किताब है आप 1984 शायरी अधिनायकवाद पर है, आप उसमें शायरी साफ साफ शायरी। लिखा सर, है रुक जाएं, सर। कि जिसका वर्तमान होता है, जिस सरकार का वही उसी अब का आज भी थोड़ा होता समय है। दे दें। तो बीजेपी हमारे पास दो बड़े अजीम शख्सियत मौजूद हैं, लेकिन इनका दुर्भाग्य पक्ष देख सुन लीजिए, सर, आज शांति इस से। देश में सबसे आवाज ज्यादा सहयोग अगर कर लोग दीजिए। कहीं मारे गए तो सम्राट अशोक ने जब कलिंग का ओके, वीरेन जी कनेक्ट हैं? 2.5 लाख लोग मारे गए, 2.5 लाख लोग ओके, मारे ऑल गए। राइट। तो उन ओके, वो प्रखर जी, जिन आप बातों की बताइए। बात हो रही सर, है, आप थोड़ा सहयोग मैं करें। खत्म कर सर, रहा हूं साहब। थैंक यू सर। वो दूसरा कहीं राउंड भी दूंगा कोई सर। ओके, सांप्रदायिक प्रखर, लोग नहीं आप थे। बताइए, लेकिन कांग्रेस पार्टी क्या दुर्भाग्यपूर्ण मानती है आज की सरकार कि शिक्षा के सांप्रदायिकता क्षेत्र में ये जो दृष्टिकोण से बदलाव उनको हुआ है देख रही है। इतिहास में, वो सही है गलत है? प्रखर, देखिए, भारतीय जनता पार्टी का चाल चरित्र और चेहरा यही है कि ये इतिहास की बात बहुत करते हैं, क्योंकि इनका खुद का इतिहास नहीं है। इस देश की आजादी की लड़ाई में इनका कोई इतिहास नहीं, मगर आज इतिहास की बातें बहुत कर रहे हैं और हमारे आने वाले कल को खराब कर रहे हैं, हमारे आज की युवा पीढ़ी को खराब कर रहे हैं। इनसे बात करिए। देखिए, इससे पहले 1947 के पहले यहां राजा रजवाड़े थे, यहां पर अंग्रेजों का शासन था, उससे पहले मुगलों का शासन था और राजा रजवाड़ों का शासन था। कांग्रेस ने उस जमाने के जितने भी लोग थे, उन्होंने मिल करके अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़के इस देश को आजाद कराया और एक डेमोक्रेटिक भारत बनाया। कांग्रेस पार्टी ने कभी नहीं कहा कि यहां कोई राजा होगा, जनता ही राजा होगी और जनता को ही राजा बनाया गया। और आज ये क्या बात कर रहे हैं? आज इतिहास को बदलने की बात कर रहे हैं। इतिहास में देखिए, आप औरंगजेब के सपोर्ट में हो कि अकबर के? हम भी देखिए ब्रिजेश आप भाई, किसके सपोर्ट में हो? ब्रिजेश भाई, आपने भी पढ़ा है, मैंने भी बचपन से एक ही इतिहास पढ़ा है। देखिए, अकबर को पूरी मुगल डायनेस्टी में अकबर को महान बताया गया, बाकी किसी को महान नहीं बताया गया। और औरंगजेब को हमने बचपन से सुना कि भाई उसने अपने पिताजी को जेल में डाल दिया था, अच्छा शासक नहीं था, यही सब बातें पढ़ी। अब अकबर को महान क्यों बताया गया? उसके बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। अकबर को ये लोग मुसलमान की तरीके देखते हैं। अकबर तो वो है जिसने एक नया सेक्ट चालू किया था, दीन इलाही नाम ये का। अकबर के नए फैन निकले प्रखर नहीं, सिंह। फैन नहीं, फैन नहीं, फैन की बात नए फैन नहीं, निकले। नहीं, फैन की बात नहीं, फैन की बात नहीं, कोई फैन की बात नहीं। मैं सर, कंप्लीट कर लो, 10 सेकंड नहीं, बचा फैक्ट की बात कर रहा हूं। दीन इलाही शुरू को धर्म किया था। बता रहे हैं। अगर बताइए। अकबर को दीन इलाही धर्म है। आज आप तिवारी अकबर को जी, मैं बता रहे हैं। निवेदन कर रहा हूं, सर, नहीं, शांत हो जाओ। बीच में मत बोलिए। प्रोफेसर साहब, मैं शांत हो आपको जाओ, बोलने प्लीज। नहीं दूंगा। तो आपको अगर आज आप अकबर को क्रूर शासक बता रहे, कल आप अशोक, सर, धन्यवाद सर। सम्राट अशोक को वीरेन जी भी बताएंगे। हमारे साथ इस कार्यक्रम में आ चुके हैं। वीरेन आप जी, ऐसे ही सबको सर, कहते रहेंगे। धन्यवाद सर। मुझे अब- नहीं लेना हाँ, मैं देंगे आपको पूरा समय। वीरेन जी के फौरन बाद आपके पास आएंगे, फिर मिश्रा जी के पास चलेंगे। पहले वीरेन जी के पास चलते हैं। भाई वीरेन जी, ये बताइए कि इतिहास में ये जो बदलाव है ये कितना ज़रूरी था? लोग कह रहे हैं कि अब वाला इतिहास सही है। हमारे पास दो बड़े नोटेड हिस्टोरियन भी है, इरफान हबीब साहब और तिवारी जी भी, दोनों भी इस पर मत भिन्नता है। आप क्या धारणा रखते हैं कि कौन सा वाला ज़्यादा सही है और ये विवाद क्यों उत्पन्न हुआ? देखिए, वर्तमान परिवेश में राष्ट्रवादी सोच वाले लोग इस एनसीईआरटी के बदलाव को उसको पॉजिटिव तौर पर ले रहे हैं, लेकिन इतिहास हो या भूगोल हो या वर्तमान हो, जिसके पास ताकत होगी वो अपने हिसाब से लिखवाएगा, जिसके पास पैसा होगा वो लालच देके लिखवाएगा और जिसके पास तलवार होगी वो शक्ति से लिखवाएगा। और राग दरबारी ये लिखी जाती रही है और लिखी जाती रहेंगी, इसमें कोई नई बात नहीं है। मुगलों ने भी बहुत मार काट की है, अंग्रेजों ने भी बहुत मार काट की। अब अकबर द ग्रेट लिखवा दिया गया और मुगलों ने मंदिर तोड़े, टैक्स लगाया, किसानों के लिए दंड लगाए, जो आक्रांता आए वो लूटे पाटे राज किए। स्वाभाविक है कि राजा न तो बहुत उदार होते हैं और न ही बहुत क्रूर, दोनों के मिश्रण में जो रहे उनको महान कह दिया गया और जो तलवार के दम पर उनको औरंगजेब कह दिया गया। किसी ने अपने पिता को ही बंद कर दिया, किसी ने अपने भाइयों का कत्ल कर दिया। ये सब क्रूरता खाना पीना पहनावा आचरण तमाम चीज़ों से आई इतिहास में, हर युग में रहा है। आज भाजपा सरकार है, थोड़ा बदल ले रही है, आप अपनी बारी की इंतजार कर रहे हैं। आप आए, आप भी 2-4 अध्याय चैप्टर बदलवा देना, फिर कौन समस्या है।
और एनसीईआरटी का किताब पढ़त के भाई बताओ, जब प्राइमरी स्कूल बंद हो रहे हैं और सरकारी स्कूल बचे कितना, सब कॉन्वेंट में पढ़ रहे हैं बच्चे, वहाँ पर कितना चलेंगी पुस्तकें जी। एनसीईआरटी की। वहाँ सब हर साल किताब बदल जाते हैं, वहाँ पैसा खेल है, वहाँ इतिहासकार बदल जाते हैं। तो समस्या ब्रजेश जी ये है, एक अलग थ्योरी होती है कि चूंकि मुगल ग्राउंड की मुसलमान बहुत व्यवहारिक। ये सब हमको वोट दे रहे हैं, इसलिए इस पर चर्चा होगी। अभी अंग्रेज और जनरल डायर और माउंट बेटन और फलाना लेडी अभी ये वोट नहीं दे रही हैं, इसलिए अभी इन पर चर्चा ज़्यादा नहीं होगी। राजा युद्ध लड़ेगा, सजा देगा, मारकाट करेगा, इनाम भी देगा, इसमें कोई नई बात नहीं है। एक हम लोग इतिहास में पढ़ते थे, सबसे बड़ी सड़क इस देश में किसने बनाई, तो वो अभी मुगलों के जमाने में बनी। फिर अटल बिहारी वाजपेयी आए, उन्होंने बनाई, स्वर्णिम चतुर्भुज योजना चलाई। तो ये आदमी का नाम सड़क बनाने में मशहूर हुआ और ये भी इतिहास है। लेकिन चूंकि धार्मिक असहिष्णुता और जजिया कर, दमन, जबरिया धर्म परिवर्तन, मंदिरों को तोड़ना, किसानों पर दंड लगाना जैसी नीति की वजह से आज इस देश में मुगलों के प्रति नफरत भरी, लोगों में नफरत आई। और ठीक है, कोई जो आक्रांता है उसको महिमा मंडन नहीं होना चाहिए, इस बात पर हर व्यक्ति सहमत है ब्रजेश जी, हम लोग भी सहमत हैं, इसको हम लोग अलग नहीं मानते हैं। लेकिन जी बीरेन जी, चोल, चालुक्य, पल्लव, मुगल तो 200 साल रहे, वो तो 2-2 साल राज करे एक एक लोग। अरे उनकी तो बड़ी समस्या ग्रेट ये- हिस्ट्री है, साउथ के इन राजाओं की, किंग्स की तो हिस्ट्री बड़ी ग्रेट रही है। अब समस्या इस बात की है कि ताजमहल का ज़्यादा महिमा मंडन हो गया, हमारे कोणार्क के सूर्य मंदिर से लेके इस देश के तमाम सारे ज्योतिर्लिंग, मंदिर, मस्जिद, इनका उतना उल्लेख नहीं हुआ। तो ये भी होना चाहिए। इतिहास को देखिए, आप इतिहास को पिक्चर से समझो। जैसे पिक्चर में कहीं ठाकुर बलात्कारी, गुंडा, बंदूक धरे, पूरा जनता को रौंदने वाला पिक्चरों में दिखाया ठाकुर। हाँ, एक अत्याचारी माना जाता है, फिल्मों में बताया गया ठाकुर अत्याचारी होता है। हाँ, ठाकुर अत्याचार से पूरा गांव परेशान। हाँ, और फिल्म में नाम के कमाई सलमान खान, शाहरुख खान, आमिर खान और दिलीप कुमार। तो ये सब क्या है, यही सिस्टम है, समझ लो। और क्या इतिहास लिखा है मान, इससे ज्यादा क्या माना जाएगा। सही है, ठीक है, कंक्लूड यार, करें बीरेन जी। आप आज शानदार मुनव्वर राना का शेर सुनिए, ये भी आज मुगल कालीन मामला है। यह है कि ये अलग बात है कि खामोश खड़े रहते हैं, फिर भी जो लोग बड़े हैं वो बड़े रहते हैं। और ऐसे दरवेशों से मिलता है सजरा हमारा कि जिनके कदमों में कई ताज पड़े रहते हैं। और खुदा का शुक्र अदा कर कि खुश नसीब है तू, और तुझे उठाना पड़ा गमे हयात का बोझ, और हमारे हाथ में एक हल्का सा कलम है, बस हमारे कांधों पर है सारी कायनात का बोझ। गमे हयात, कितना कठिन शब्द बीरेन जी बोलते हैं। बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, ग्राउंड जीरो से लोगों की ओपिनियन, फीडबैक और ऑब्जर्वेशंस इस विषय पर हम तक पहुंचाने के लिए। मैं आमंत्रित करता हूं SM अशरफ को, बहुत ही जाने माने स्कॉलर हैं। अशरफ साहब, बहुत शुक्रिया आपका। आप इस बदलाव को राजनीतिक मानते हैं या इतिहास के आधार पर ये जो बदलाव हुए हैं ये सही है? नहीं, इतिहास के आधार पे कौन तय करेगा। दो आपके हैं इतिहासकार, आपने बुलाए। इरफान हबीब साहब की ओपिनियन बिल्कुल वो थी जो एक इतिहासकार की होनी चाहिए। दूसरे महान भाव आपके पास बैठे हुए हैं तिवारी जी, इन्होंने तो इतिहास को ऐसा बता दिया कि इनका बस चले तो इन्हीं से सारी किताब लिखवा ली जाए। आपको जो मूल प्रश्न है वो क्या जानना चाहते हैं, क्या आपका अपना क्या सोचना है? आप इनमें से किसको, आप किसको महान बता रहे हैं? अकबर महान बता रहे हैं, औरंगजेब महान बता रहे हैं, तो मैं अपनी ओपिनियन आपके सामने लेके आऊं? नहीं, मेरी बात पर आपकी ओपिनियन है, आपके पास कोई ओपिनियन नहीं है? मेरे पास बहुत बड़ी ओपिनियन है, आप अपनी और मेरी इतनी बड़ी ओपिनियन है कि आप क्या हेडलाइन बन जाएगी। मानते हैं? आप लोग बदनाम करते हैं, एजेंडा चलाते हैं, औरंगजेब के मुतालिक इतना सब आपने किया, उसके बाद आपका रिजल्ट क्या आया? अब सारी चीजें आपने उठा के ठंडे बस्ते में डाल दी। जब जरूरत होती है बीजेपी को तो अपने हिसाब से इस्तेमाल करती है,
और जबकि औरंगजेब के लिए अगर सच्ची बात देखा जाए पूरे मुगल पीरियड के अंदर अगर सबसे बेहतर शासक मैं अपने हिसाब से मानता हूं और एक इस्लामिक आदमी उसको मानता हूं, एक नेक रास्ते पर चलने वाला मानता हूं, तो मैं मानता हूं कि उनका नाम हजरत आलमगीर था और औरंगजेब उन्हें कहते हैं। सबसे ज्यादा अगर हिंदुओं को बेनिफिट किसी ने दिया तो औरंगजेब ने दिया। मालूम है आपको, गंगा पूजा टैक्स लगता था इससे पहले, तमाम बादशाहों को लगाते थे तमाम लोग, उसको उसने माफ किया। गंगा स्नान टैक्स माफ किया, मुर्दों को दफन करते थे जो गंगा में बहाते थे, उसका गंगा टैक्स स्नान पर भी टैक्स लेते थे? जी हाँ, टैक्स लगता था सर। अरे यही सब तो इतिहास है जिसको गायब करने यही की तो बात हो रही है। इतिहास नहीं बताया गया जो आज आप बता रहे हो। आज यही हो आप रही बोलो। है, तो इसीलिए मैं आपसे कह रहा आपको हूं, ज्यादा बोलने की जरूरत इसीलिए है। मैं कह रहा हूं कि जब मैं बोलता हूं ये तो बात आप लोग एक तरफ एक कौशल कांत को पता नहीं थी सब इनको कि कुछ नहीं गंगा मालूम। नहाने पर भी टैक्स कौशल था। कांत से तो पूरी इतिहास की किताब दोबारा लिखवानी पड़ेगी। इरफान हबीब को रिजेक्ट कर दिया यूनिवर्सिटी ब्रजेश जी, पूछे जब लेता उन्होंने कौन था? यदुनाथ एक सरकार- सेकंड मिश्रा जी रुको, उन्होंने आप ही यदुनाथ पास आऊंगा। सरकार का नाम लिया, उन्होंने बताया कि हिस्टोरियन का, और यदुनाथ सरकार जो है इनकी आइडियोलॉजी से मैच अच्छा, करते हैं। उत्तेजना के बजाय ये बताइए कि जी। औरंगजेब और क्या क्या करता था? औरंगजेब ने तो अपनी पूरी जिंदगी 50 सालों के उसके कार्यकाल में उससे बड़ा भारत था ही नहीं। अफगानिस्तान से लेकर बांग्लादेश तो तिब्बत से लेकर वहां तक, तो औरंगजेब ने तो अपनी जिंदगी एक सादा जीवन जी है, जो कलाम पाक लिख के और टोपी बुन के, और उसने बोला कि मेरे मरने के बाद इसी पैसे से मुझे दफन करना। और जहां तक करने का सवाल है, सारे बादशाहों ने और सारे राजाओं ने क्रूरता की है। वो शासक थे, उनको शासक करना था, थैंक यू सर, अपना काम करते थे। ऑलराइट, मेरे साथ कौशल कांत मिश्रा जी मौजूद हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। आप जो इतिहास बताने की मिश्रा जी आप और आपकी पार्टी कोशिश कर रहे हैं, या जो आप नैरेटिव बताते हैं, उसको कोई बाई करने को तैयार नहीं सर। और लेकिन अभी तो मुझे पता चला कि गंगा नहाने पर भी जी हाँ, टैक्स था। गंगा पूजा टैक्स, नहाने पे भी, गंगा स्नान। ओके, अब मिश्रा जी की बारी, अब मत बोलो बीच मुर्दों में। को जो है वो डुबोने का अब वो बोलने दीजिए। ओके डॉक्टर साहब शुरू हो जाइए। ब्रजेश जी, गंगा टैक्स की जो बात करे वो लेता कौन था, ये जरा बता के जाइए। जजिया और ज़कात थी। लेने वाले भी अगर यही नहीं, उसका लोग थे सवाल जिनके जवाब बारे में देखिए, लिखा नहीं सलमान गया है। ज़कात देता था, वो हिंदू जजिया देता था, कौन सी बात है? बड़े सब्र से सुना ना, डिबेट बड़ी व्यवस्थित चल रही है, सबके पास सीमित समय, सबको बोलने आप दीजिए। दोबारा मुझे टाइम ओके नहीं देंगे, मिश्रा मुझे जी पता है। बोलिए प्लीज। मेरा टाइम आज आपने खा लिया, अब मुझे दोबारा देंगे नहीं टाइम आप? खा लिया और कैसे? क्या, मुझे आपने रूटीन से हट सर एक सेकंड बुलवाया मुझको आप। आज इरफान साहब ने थोड़ा समय दिया, तो आज सब्र करो। आप अक्सर आते हो डिबेट में, किसी दिन मुआवजा ले लेना। बोलिए मिश्रा जी, शुरू हो जाइए। ब्रजेश जी, फैक्ट की बात करते हैं। इन्हीं इरफान भाई साहब जो भी इतिहासकार थे, बड़े सीनियर हैं, मैं भी रिस्पेक्ट करता हूं। इनका एक पुराना वीडियो अगर आप निकालेंगे तो जिसमें इनसे पूछा गया था इतिहास की जो दुविधाओं के बारे में जो हाईलाइट की गई है, उसके बारे में इनका स्टेट। सर ब्रजेश जी, ये कौन बोल रहे हैं बीच में? कोई बीच में नहीं बोल रहा। मैं बिल्कुल नहीं बोला, कोई नहीं बोल रहा, आप अकेले बोल रहे हो। तो इरफान हबीब साहब का अपना इंटरव्यू है, आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं मिल जाएगा, जिसमें इनका खुद का अपना मानना है कि कांग्रेस की सरकार ने ऐसा कहा उस समय कि चूंकि देश आजाद हुआ था, देश आजाद होने के बाद हिंदू मुसलमान के बीच में बहुत सारे तनाव चल रहे थे, तो ऐसा इतिहास लिखा जाए जिसमें कि मुस्लिम भावना और हिंदू भावना एक दूसरे से भड़के नहीं। ये मेरा नहीं, हबीब साहब का ही बयान था, उसको दिखाना चाहिए, जिसकी वजह से उन्होंने ये कहा कुछ चीजों को नहीं बताया गया है। ठीक है, नहीं बताया गया, मान लिया। आप ये बताइए, इरफान साहब ने पहले कहा कि राजाओं का इतिहास होता है, फिर उसके सेकंड फॉर्म में आते वो कहते नहीं नहीं, इतिहास में मामूली आदमियों का भी स्थान होता है। दोनों बातें वो खुद ही बोल के गए हैं। तो अगर, और इतिहास कभी बदला नहीं जा सकता, ये फैक्ट है, तो इतिहास को पूर्णता के तौर पर रखना चाहिए। और एक सवाल इस डिबेट में थोड़ा डिफरेंट अंदाज में उसको आसिम वकार ने उठाया। मिश्रा जी, एक सवाल आसिम वकार ने बड़ा डिफरेंटली उठाया, उस इशू को एड्रेस किया जाना चाहिए, वरना डिबेट अधूरी रहेगी। उन्होंने कहा कि जो मान सिंह और जय सिंह का प्रश्न उठाया, वो तो उनके तो नवासे और उनके परिजन आजकल भारतीय जनता पार्टी में हैं, वो सब महाराणा प्रताप के विरोधी थे, वो सब शिवाजी के विरोधी थे, तलवार उठाए थे। इसका जवाब यह है कि जो लोग इतिहास में राजनीतिक प्रतिशोध ढूंढते हैं, ये बात उनके लिए सही है। हम इतिहास को वास्तविकता, देश के आने वाले भविष्य को दिखाने के लिए बता रहे हैं, जिससे वो कल का निर्णय ले सके। तो इस बात से सहमत है कि मान सिंह और जय सिंह के परिवारों के साथ 10 सेकंड और 10 सेकंड और कनेक्शन है। 10 सेकंड और अरे जो असीम वकार साहब जिस पार्टी से आए हैं, इन्हीं के लोगों ने देश का विभाजन किया था। मुस्लिम लीग की औलाद है ये ओके, अब आप सब शांत हो जाएं। अब आप एक सेकंड
थोड़ा आसिम वकार को मैं लेना चाहता हूं। नहीं सुनिए मिश्रा जी, अब आप प्लीज वेट सर। टीपू आपने जितना कहा मैंने उससे अधिक समय दिया। 10 सेकंड दे दीजिए सर। अच्छा, ठीक 10 है। सेकंड, ओके। एक 10 सेकंड। टीपू की तलवार पे क्या लिखा आसिम था ये वकार को कभी स्क्रीन पढ़ाया पे नहीं लो। गया, हाँ। पर टीपू की तलवार पे जो लिखा था, मेरे मालिक मेरी सहायता कर कि मैं संसार से सारे काफिरों यानी गैर मुसलमानों को समाप्त कर दूं, ये टीपू की धन्यवाद तलवार सर, पे लिखा हुआ है। आपने समय ले और लिया सर, टीपू अब ने- शांत हो जाएं। ओके, थैंक यू। आसिम वकार, गो अहेड। आपने सुना बीजेपी प्रवक्ता की बात, माना उन्होंने कि ठीक है वो प्रतिशोध नहीं ले रहे हैं, इस कारण मान सिंह और जयसिंह की फैमिली का कनेक्शन मुगलों के है। रिश्तेदार थे वो इनके रिश्तेदार हैं भाई। जो मुगलों के रिश्तेदार थे वो सब आज बीजेपी के रिश्तेदार हैं। जो मुगलों से मोहब्बत करते थे और जो मुस्लिम उन लीग पर वाले जान थे वो निछावर सब असदुद्दीन ओवैसी की उनके पार्टी लिए में है। कत्लेआम मिश्रा जी, करते आप थे। सुनना चाहिए सर, आज आपको। बीजेपी सुनने की उनके क्षमता ऊपर विकसित करें सर। जान निछावर कर रही है। जो लोग मुगलों के लिए जान निछावर करते थे, मुगलों के लिए कत्लेआम करते थे, लाशें गिरा देते थे हिंदुओं की, महाराणा प्रताप जैसे लोगों की और सिसोदिया राजवंश की, आज भारतीय जनता पार्टी उन पर जान निछावर कर रही है। आज बीजेपी उनको गोद लिए हुए है। बीजेपी कह रही है नहीं, कल तुम मुगलों के साथ थे, आज हम तुम्हारे साथ हैं। वो कह रहे हैं कल मुगलों ने तुमको गद्दी पे बरकरार रखा, बिठाए रखा, आज बीजेपी कह रही है हम तुमको मुख्यमंत्री बनाएंगे, सांसद बनाएंगे, तुम बनो। तो ये कह रहे हैं हम प्रतिशोध नहीं ले रहे हैं ना, वो योग्यता और मेहनत के आधार पर है। भारतीय जनता पार्टी प्रतिशोध नहीं है सर। इतिहास से बगावत सुनिए सर, ढूंढने का काम अगर आप लोग करते एक हैं भी सर। बीजेपी का नेता अगर हम इतिहास मेरी से बात का बगावत जवाब लेंगे दे तो देगा, चल चुका तो तो मैं यही राजनीति हिंदू से मुसलमान इस्तीफा दे होगा। दूंगा सर। सर, थैंक यू सर। इस्तीफा मत दो सर, आप देश को काबिल बताना आदमी ही सही आप इतिहास डिबेट है। के लिए इस्तीफा मत दो। आप डिबेट पे कौन बैठेगा फिर? आप इस्तीफा मत देना। थैंक यू जब सर। जवाब नहीं होता है तो प्रोफेसर इस्तीफा देने लगते हैं। प्रोफेसर मैं प्रोफेसर योगेश्वर तिवारी जी मुगलों के नौकर थे, मुगलों के कारिंदे थे, वो मुर्दाबाद बुलवा तो दीजिए इनसे। क्या? अरे मुगलों के सपोर्टर जो भी थे, जो भी जिन्होंने भारत देश के साथ धोखा किया, वो सब उनका जिंदाबाद नहीं, उनको तो कत्लेआम कर देना चाहिए। इसमें कौन सी बड़ी बात है? जो देश के गद्दार हैं, जिन्होंने देश राष्ट्र को नहीं माना, अच्छा मिश्रा जी, कत्लेआम किया, ये जरा मान सिंह और जयसिंह को मुर्दाबाद बोलो। जैसे हिंदुस्तान की बात कर रहा हूं सर। धन्यवाद। कोई भी हो, सबका मुर्दाबाद। मान सिंह और जयसिंह लो, कह तो दिया मुर्दाबाद, और क्या चाहिए? कसम खा लें। इतिहास थैंक यू सर, आप दोनों शांत हो जाएं कृपया। योगेश्वर तिवारी जी की बारी है। योगेश्वर जी, ये जो मानसिंह और जयसिंह की हिस्ट्री अभी आसिम वकार बता रहे थे, इसके पीछे का इतिहास क्या है सर? देखिए, मानसिंह और जयसिंह की बात नहीं है, आपकी डिबेट आज हिस्ट्री पर है, और हिस्ट्री में एक चीज बहुत बहुत ही महत्वपूर्ण होती है, वो है फैक्ट्स और वो है ऑब्जेक्टिविटी। अगर फैक्ट्स और ऑब्जेक्टिविटी नहीं है, उसमें आप कुछ और मिलाना चाहेंगे, बोलना चाहेंगे, तो दैट बिकम्स पॉलिटिकल। इतिहासकार और तो मान सिंह का नाम लेने से डर रहे हैं सर। जिस पर आज हम डिबेट कर रहे ये हैं, मानसिंह अगर आज हम हिस्ट्री पर जो एकेडमिक्स है, लेने से डर उस रहे पर हैं, अगर हम आज इतिहासकार डिबेट कर रहे हैं, तो उस डिबेट को जरा कॉम्प्रिहेंसिव होने सरकारी दीजिए। इतिहासकार उसको आसिम लॉजिकल होने वकार दीजिए। साहब, आप शांत हो जाएं। वकार साहब, तिवारी जी को बोलने दें। तिवारी जी, आप एकेडमिक होने कंक्लूड करें दीजिए, सर। उसको ऑब्जेक्टिव होने दीजिए, उसको ट्रिवियलाइज मत करिए, उसको हल्का मत करिए। 47 में एक नैरेटिव गढ़ा गया, और नैरेटिव गढ़ा गया, और आज जब एक काउंटर नैरेटिव आ रहा है, हिस्ट्री का वो एस्पेक्ट जो इग्नोर किया गया, जो अंडर द कारपेट ब्रश कर दिया गया, वो सरफेस कर रहा है। तो अब हिस्ट्री को जो इस कॉम्प्रिहेंसिव मैनर में अगर लिया जा रहा है और उसको दृष्टिगत रखते हुए इतिहास का वो नया जो संदर्भ और परिप्रेक्ष्य है अगर सामने आ रहा है कॉम्प्रिहेंसिवली, तो उसको हमें स्वीकार करना चाहिए। तो इसमें हिंदू और मुसलमान नहीं है। मुगल शासक विदेशी थे, हिंदुस्तान के मुसलमानों से मेरा कोई पैर नहीं है। हिंदुस्तान के मुसलमान अपने आप को मुगलों से, तुर्कों से, अफगानों से, उनसे क्यों जोड़ते हैं? वो अपने आप को जोड़े हिंदुस्तान से, हिंदुस्तान के संविधान आप से। जोड़ते हैं जी सर, बहुत धन्यवाद। मैं आप सबका बहुत आभार प्रकट करता हूँ, और आज जो समय नहीं दिया अलग से बिल्कुल समय नहीं है, यकीन मानिए। आप सबका बहुत शुक्रिया तिवारी जी, बहुत धन्यवाद सर जी, आप सबका बहुत शुक्रिया। और मैं आप सभी अतिथियों का धन्यवाद देता हूं कि आप सबने अपना अपना पक्ष रखा। बहन भाइयों, ब्रेक के उस पार जीनत सिद्दीकी पेश होंगी आपके सामने और कुछ सनसनीखेज खुलासे करेंगी कि बिहार में कानून व्यवस्था ध्वस्त है, नीतीश कुमार का सुशासन कुशासन में बदल गया, एक अस्पताल के भीतर
एक आपराधिक चरित्र के व्यक्ति को 24 गोलियां मारी गई खुलेआम। इससे बड़ी घटना और ऐसा खौफनाक वीडियो देखकर आज पूरा देश स्तब्ध है और बिहार के मुख्यमंत्री से सवाल पूछता है कि 24 साल के शासन और 9 बार के चीफ मिनिस्टर बनने के बाद कानून व्यवस्था का आपने क्या हाल कर दिया है। महक और परी का विशेष इंटरव्यू भी जीनत सिद्दीकी आपको दिखाएंगी कि गालीबाज रील्स के पीछे का सच क्या था और ये गालियां दे किसको रही थी। पर छोटा सा ब्रेक तुरंत।